गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 11 विषय स्टैटिक्स, जिसमें चैप्टर 1 माहिती का एकत्रीकरण, जिसमें आज हम अप्रत्यक्ष जांच के बारे में चर्चा करेंगे कि इनडायरेक्ट इंक्वायरी क्या होती है। सबसे पहले इसका अर्थ, निम्नलिखित परिस्थिति में से किसी भी एक परिस्थिति का निर्माण होने पर संशोधक जांच संबंधी जानकारी रखने वाली सक्षम संस्थाओं या व्यक्तियों का संपर्क करता है और ऐसी संस्था या व्यक्ति से अनुरूप सूचना प्राप्त करता है, जिसमें पहला है जब प्रत्यक्ष स्रोत अस्तित्व में न हो। दूसरा, प्रत्यक्ष जांच हेतु का क्षेत्र अति विशाल हो और क्षेत्र में आने वाली सूचना देते व्यक्तियों से सीधी मुलाकात लेने जितना समय न हो। तीसरा, जो सूचना प्राप्त करनी हो उसका स्वरूप अत्यंत जटिल हो। चौथा, जब प्रत्यक्ष जांच अधीन होने वाला खर्च असह्य हो। इन 4 कारणों से, जब ये 4 कारण अस्तित्व में हो तब अप्रत्यक्ष जांच की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार सूचना एकत्रित करने की पद्धति को अप्रत्यक्ष जांच की पद्धति कही जाती है। जब इस प्रकार से कोई भी सूचना प्राप्त की जाती है तब उसे अप्रत्यक्ष जांच कहते हैं। इस पद्धति में गणकों के बदले त्राहित व्यक्ति की सहायता से सूचना प्राप्त की जाती है। किसी तीसरे पक्षकार के मदद से सूचना प्राप्त की जाती है, उसमें तीसरे व्यक्ति का माहिती प्रदान करना होता है। उदाहरण के रूप में पूर्व दिए गए उदाहरण में जिस व्यक्ति को साणंद तालुका के किसानों की परिस्थिति विषय सूचना एकत्रित करनी हो, वह व्यक्ति साणंद तालुका के प्रत्येक किसानों से सीधा संपर्क करने के बदले साणंद तालुका के तहसीलदार की, जिसके पास साणंद तालुका के सभी किसानों की संपूर्ण जानकारी हो, उसका संपर्क करेगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, यदि किसी व्यक्ति को 2000 कामदार रखने वाले बड़े औद्योगिक इकाई के कामदारों का शैक्षणिक स्तर की सूचना प्राप्त करने में रुचि रखता हो, तो वह व्यक्ति प्रत्येक कामदारों की व्यक्तिगत मुलाकात लेने के बदले औद्योगिक इकाई के मैनेजर, जिसके पास प्रत्येक कामदार के संपूर्ण विवरण का संग्रह होने से उसका संपर्क करके सूचना प्राप्त करेगा। उसी प्रकार खूनी घटना तथा चोरी की घटना संबंधी सूचना वकील को आवश्यकता अनुसार पुलिस स्टेशन में से प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष जांच की पद्धति व्यवहार में अधिक प्रचलित है, व्यवहार में अधिक ली जाती है। फिर भी इन पद्धति द्वारा प्राप्त सूचना की विश्वसनीयता जांच करने की सूझबूझ व चतुराई प्रामाणिकता एवं अनुभव पर आधार रखती है। इसके बाद है अप्रत्यक्ष जांच के गुण, इसके लाभ क्या क्या है। जब सूचना एकत्रित करने का कार्यक्षेत्र विशाल हो तब यह पद्धति अधिक अनुकूल रहती है। जब सूचना एकत्रित करने का क्षेत्र कैसा हो, विशाल हो, बड़े पैमाने पर हो, तब यह पद्धति अधिक अनुकूल रहती है। दूसरा, जब जांच अधीन व्यक्ति सूचना देने के लिए तैयार न हो तब यह एकमात्र पद्धति उपयोगी सिद्ध होती है। जब कोई भी व्यक्ति सूचना देने के लिए तैयार न हो तब इस पद्धति के द्वारा सूचना प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, प्रत्यक्ष जांच पद्धति को तुलना में यहाँ समय, शक्ति व खर्च कम होता है। अप्रत्यक्ष जांच में समय, शक्ति व खर्च कम लगता है। चौथा, सरकार के विभिन्न विभाग के लिए आवश्यक विविध प्रकार की सूचना के लिए यह पद्धति अत्यंत उपयोगी होती है।
जो सरकार के हर क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध होती है। अब इसके दोष। जब व्यक्ति या संस्थान की जिससे सूचना प्राप्त करनी है वह व्यक्ति या संस्थान पूर्वग्रह युक्त अथवा पक्षपाती हो तब इस पद्धति की विश्वसनीयता घटती है, तब इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। दूसरा, जब त्राहित व्यक्ति की जिससे सूचना प्राप्त करनी है वह अप्रामाणिक, अकुशल या सच सूचना देने में सक्षम न हो तब यह प्रवृत्ति अर्थहीन हो जाती है, उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। अब है प्रश्नावली की पद्धति। आप पद्धति के नाम ऊपर से ही आपको पता चलता है कि प्रश्नावली की पद्धति अर्थात प्रश्नों की पद्धति होगी, जिसमें आपको प्रश्न पूछने में आता है और आपको उसका उत्तर लिखना होता है। चलिए अब देखते हैं इसमें। अध्ययन संबंधी उद्देश्य के अनुरूप तर्कबद्ध रूप से क्रम में व्यवस्थित किए प्रश्नों की एक सूची बनाई जाती है। इन प्रश्नों के बीच उत्तर लिखने हेतु रिक्त स्थान रखा जाता है। इस पद्धति में क्या है? इस पद्धति में अध्ययन संबंधी यानी कि हमको जिस विषय से संबंध में माहिती प्राप्त करनी है उसके अनुरूप क्रम में व्यवस्थित प्रश्न तैयार किया जाता है और उस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए रिक्त स्थान रखा जाता है, जिसमें आप अपना आंसर लिख सकते हो। इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्नों की सूची को प्रश्नावली कहते हैं। इस प्रकार प्रश्नावली द्वारा सूचना प्राप्त करने की पद्धति को प्रश्नावली की पद्धति कहते हैं। प्रश्नावली के प्रश्न संक्षिप्त व सरल होने चाहिए। जो हम प्रश्नावली तैयार करते हैं उसके प्रश्न संक्षिप्त यानी कि छोटे और सरल होने चाहिए, जिससे उत्तरदाता प्रश्नों को समझ सके और सरलता से उनके उत्तर दे सके। जिस प्रदेश या कार्यक्षेत्र से सूचना प्राप्त करनी हो और वह अत्यंत विशाल हो तब यह पद्धति विशेष उपयोगी सिद्ध होती है। जब सूचना प्राप्त करने का क्षेत्र विशाल हो, एकदम बड़ा हो, तब यह पद्धति के द्वारा हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसमें समय व खर्च की भी बचत होती है, कम लगता है, जिससे यह अत्यंत मितव्ययी है, जिसमें समय का नाश नहीं होता है। प्रत्यक्ष जांच और अप्रत्यक्ष जांच दोनों में प्रश्नावली का उपयोग हो सकता है। दोनों में हम प्रश्नावली का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्नावली द्वारा सूचना एकत्रित करने की दो विधियां हैं। पहला गणक द्वारा, दूसरा टाग द्वारा। अब है आदर्श प्रश्नावली के लक्षण। सूचना एकत्रीकरण की सफलता का आधार मुख्यतः प्रश्नावली की रचना पर रहा हुआ है। योग्य रूप से तैयार की गई प्रश्नावली को हम आदर्श प्रश्नावली कहते हैं। आदर्श प्रश्नावली तैयार करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें पहला, प्रत्येक प्रश्नावली के साथ में संबंधित पत्र अथवा उसका योग्य शीर्षक रखना चाहिए कि जिससे वाचक को अभ्यास अधीन का उद्देश्य का स्पष्ट ख्याल आ सके। जो हम प्रश्नावली तैयार करते हैं वो प्रश्नावली किससे संबंधित है उसका योग्य शीर्षक होना चाहिए। दूसरा, प्रश्नों की संख्या जितना संभव हो सके उतना कम होना चाहिए। हमें प्रश्नों की संख्या मर्यादित रखनी चाहिए। प्रश्नों की संख्या कम रखने से उत्तरदाता से अच्छा प्रतिशत मिलने की संभावना रहती है, वो सभी के आंसर दे सकते हैं। लंबी प्रश्नावली में उत्तरदाता को विशेषकर पिछले क्रम के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निरुत्साहित करते हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए इसका कोई मापदंड नहीं है, परंतु प्रश्नों की संख्या अत्यधिक न हो, अर्थात 25 या उससे अधिक
तब प्रश्नों की स्पष्टता प्राप्ति हेतु प्रश्नावली को अलग अलग विभागों में बांट देना सलाह भरा है। जब अधिक प्रश्न हो तब प्रश्नावली को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। तीसरा, प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या जांच के उद्देश्य से सुसंगत होना चाहिए, उसके शीर्षक के अनुरूप होना चाहिए। चौथा, प्रश्न सरल, संक्षिप्त एवं समझा जा सके ऐसा होना चाहिए। जो हम प्रश्न पूछते हैं वह प्रश्न सरल, संक्षिप्त, छोटा एवं समझ सके ऐसा होना चाहिए। अस्पष्ट व द्व्यर्थी नहीं होना चाहिए। पांचवा, प्रश्न का गठन तार्किक होना चाहिए। प्रश्नों का क्रम सामान्य प्रश्नों से प्रारंभ करके अध्ययन हेतु निश्चित प्रश्नों की ओर होना चाहिए, यानी कि प्रश्नों की संख्या क्रम में होनी चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में ए, आपका स्मार्टफोन संबंधी क्या तात्पर्य है? आप स्मार्टफोन से संबंधी क्या सोचते हो? बी, आप स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, यह क्रम योग्य नहीं है। सही क्रम में क्या आएगा? प्रश्न प्रथम स्थान पर और ए प्रश्न द्वितीय स्थान पर होना चाहिए। छठा, भावनात्मक या निजी जीवन से संबंधी प्रश्नों को पूछने से टालना चाहिए। व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, जैसे कि उत्तरदाता के वैवाहिक जीवन, आय के अन्य स्रोत संबंधी प्रश्न इत्यादि नहीं पूछने चाहिए। सातवां, प्रश्नों के उत्तर में गणना नहीं होनी चाहिए। प्रश्न के उत्तर कैसे होने चाहिए? सरल होने चाहिए, उसमें कोई भी गणना नहीं होनी चाहिए। आठवां, जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना या उससे अधिक विकल्प वाले हो ऐसे प्रश्नों को पूछना चाहिए, परंतु जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए कोई निश्चित विकल्प न हो ऐसे प्रश्नों को पूछने से टालना चाहिए। उदाहरण के रूप में, शिक्षा में वार्षिक पद्धति के बदले अर्धवार्षिक पद्धति के विषय में आप क्या दृष्टिकोण रखते हैं? ऐसे प्रश्नों के उत्तर में अत्यंत ही असमानता होती है। अब हम देखेंगे प्रश्नावली का नमूना। इसका शीर्षक क्या है? गुजरात राज्य के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी आदत के विषय की सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली का नमूना। इसमें कक्षा 12 के विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी आदत के विषय में चर्चा की गई है, जिसमें पहला प्रश्न क्या है? विद्यार्थी का नाम, कि उस विद्यार्थी का नाम क्या है। दूसरा, लिंग, वह विद्यार्थी लड़का है या लड़की, स्त्री है या पुरुष। तीसरा, वह कौन से स्थान पर रहता है, उसका गांव या तालुका कौन सा है, कौन से जिले में रहता है। चौथा, उसकी पाठशाला कैसी है, सरकारी है या प्राइवेट है। पांचवा, विद्या शाखा, उसकी विद्या शाखा कौन सी है, विनयन है कि वाणिज्य है कि विज्ञान है या फिर कोई अन्य शाखा है। छठा, अध्ययन का माध्यम, उसके पढ़ने की लैंग्वेज कैसी है, अंग्रेजी है, गुजराती है या फिर कोई अन्य भाषा है। सातवां, पाठशाला का समय, वह जिस स्कूल में पढ़ता है उसका समय क्या है। आठवां, पाठशाला का गृह कार्य करने में कितना समय देते हो, आप अपने स्कूल के होमवर्क को पूरा करने के लिए कितने समय देते हो। नौवां, आपके दैनिक अध्ययन में वांछन और तैयारी हेतु लगने वाला औसत समय, आप रोज के अध्ययन के लिए आप कितने समय देते हो या फिर कितने समय आप पढ़ते हो। 10वां, मनोरंजन करने हेतु माध्यम, आप मनोरंजन के लिए कौन से माध्यम का उपयोग करते हो, खेलकूद का, चलचित्र या टीवी का, संगीत का या फिर घर के सदस्यों के साथ आप मनोरंजन करते हो। 11वां, मनोरंजन के लिए कितना समय दिया जाता है, आप मनोरंजन के लिए कितना समय देते हो। 12वां, दैनिक सोने के औसत घंटे, आप रोज के कितने
घंटे सोते हो?